जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम लाइफ प्रोसेस का ट्रांसपोर्ट पार्ट बना रहे हैं, पार्ट 5। इसमें सबसे पहले जानना है कि ट्रांसपोर्ट क्या होता है। तो हम लोग के गांव समाज में कोई सामान अगर कहीं से आता है तो वो ट्रांसपोर्ट कहलाता है। तो उसी तरह प्लांट बॉडी में या ह्यूमन बॉडी में या किसी भी एनिमल में फूड का, वाटर का, ब्लड का, ये सब का एक जगह से दूसरे जगह आना जाना होता है और इसी चीज को हम ट्रांसपोर्ट कहते हैं। डिफाइन ऐसे कर सकते हैं कि मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज कॉल्ड ट्रांसपोर्ट। और ये काम प्लांट में जो है जाइलम और फ्लोएम के द्वारा होता है। जाइलम क्या करता है? तो रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। जाइलम जो है वो वाटर के ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फ्रॉम रूट टू डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट। कहाँ से? तो वाटर का एब्जॉर्प्शन कहाँ से होता है प्लांट में? तो रूट से होता है और वो डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट में जाता है। इट इज यूनिडायरेक्शनल। ये जो है यूनिडायरेक्शनल होता है, मतलब ये कि सिर्फ रूट ही वाटर को एब्जॉर्ब करता है और ये प्लांट के हर पार्ट में पहुंचाता है। यानी वाटर का जो मूवमेंट है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होता है कि रूट से वो डिफरेंट पार्ट में जाता है, इसलिए इसको यूनिडायरेक्शनल कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वाटर का मूवमेंट यूनिडायरेक्शनल होता है या मल्टी डायरेक्शनल होता है। तो वाटर का मूवमेंट प्लांट में यूनिडायरेक्शनल होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि जाइलम का कंपोनेंट क्या क्या है किस किस चीज से मिलकर जाइलम बना हुआ होता है। तो ये जाइलम ट्रेकिड्स, वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा और जाइलम स्क्लेरेन्काइमा, ये 4 कंपोनेंट से मिलकर जाइलम बना होता है, जिसमें एक्सेप्ट जाइलम पेरेन्काइमा, यानी जाइलम पेरेन्काइमा को छोड़कर बाकी सब डेड होता है, लिविंग नहीं होता है। एक्सेप्ट जाइलम पेरेन्काइमा ऑल आर डेड। अब ट्रेकिड कैसा होता है? तो ट्रेकिड्स क्या करता है? ट्रेकिड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर इन नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। ट्रेकिड्स जो है वो वाटर कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। किसमें? तो नॉन फ्लावरिंग प्लांट, जो जिस प्लांट में फ्लावर नहीं होता है उस प्लांट में ट्रेकिड जो है वो वाटर कंडक्शन का काम करता है। तो नेक्स्ट ट्रेकिड के बारे में है, ये शेप में कैसा होता है? तो लॉन्ग स्पिंडल शेप्ड स्ट्रक्चर होता है और हैविंग टैपरिंग एंड, यानी ये सिंपल मूली के जैसा होता है। स्पिंडल शेप्ड, बीच में मोटा होता है और दोनों एंड पर जो है ये पतला होता है। तो ट्रैकिड का शेप यही है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि शेप ऑफ ट्रैकिड कैसा होता है? तो स्पिंडल शेप हैविंग टैपरिंग एंड होता है।
अब है कि प्लांट में वाटर का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। रूट से प्लांट के डिफरेंट पार्ट में तो होता है, लेकिन उसका पाथवे क्या है। तो पाथवे के लिए सबसे पहले है कि कैपिलरी वाटर, यानी कैपिलरी वाटर क्या है, तो वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन बिटवीन सॉइल पार्टिकल्स। जो सॉइल पार्टिकल के बीच में वाटर मॉलिक्यूल्स मौजूद होता है उसी को कैपिलरी वाटर कहते हैं, और इसी कैपिलरी वाटर को प्लांट एब्जॉर्ब करता है। तो प्लांट जो है वो कैपिलरी वाटर को रूट हेयर के थ्रू एब्जॉर्ब करता है। रूट हेयर के बाद ये एपिडर्मिस में जाता है, फिर रूट कॉर्टेक्स में जाता है, इंडोडर्मिस, रूट जाइलम, स्टेम जाइलम, लीफ जाइलम और स्टेमेटल पोर। लास्ट में स्टेमेटल पोर से रिलीज होता है। कैपिलरी वाटर रूट हेयर के द्वारा एब्जॉर्ब होता है। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है, जैसे ये प्लांट का रूट है, टीएस है, तो यहाँ पर रूट हेयर होता है और यही रूट हेयर जो है वाटर मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब करता है। उसके बाद ये पार्ट जो है एपिडर्मिस का पार्ट है। रूट हेयर जैसे होता है उसके बाद ये एपिडर्मिस का पार्ट है। तो यहां से वाटर एब्जॉर्ब होके एपिडर्मिस में आता है। फिर ये रूट कॉर्टेक्स में आता है, यानी ये सब सेल जो है रूट कॉर्टेक्स का होता है। और रूट कॉर्टेक्स में आने के बाद इंडोडर्मिस। इंडोडर्मिस एक बीच में इस तरह का लेयर होता है, ये भी सेल्स का ही बना हुआ है। और वाटर जो है रूट हेयर में एब्जॉर्ब हुआ, एपिडर्मिस में गया, रूट कॉर्टेक्स में गया, फिर जो है इंडोडर्मिस में आता है। तब ये वाटर जो है रूट के जाइलम में आता है, जो प्लांट के मिड पार्ट में मौजूद होता है, रूट जाइलम में। फिर स्टेम जाइलम में, ये जो है स्टेम के जाइलम में पहुंच गया। और ये जाइलम जो है एक तरह से पाइप का काम करता है वाटर कंडक्शन में। तो रूट जाइलम से ये स्टेम जाइलम में पहुंच जाता है। फिर स्टेम जाइलम से होते हुए लीफ जाइलम में जाता है, और लीफ में जो है स्टोमेटल पोर होता है। वहां से ट्रांसपिरेशन होने के बाद वाटर मॉलिक्यूल वेपर के फॉर्म में एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाता है। तो पाथवे ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट यही है, और इसका फिगर कुछ इसी तरह से होता है। फिगर याद रखना जरूरी नहीं है, लेकिन लेयर को जानना जरूरी है कि आखिर वाटर कैसे कैसे इन करता है। ठीक है, अब आगे है कि कंडक्शन ऑफ वाटर फ्रॉम रूट टू शूट इज कॉल्ड एसेंट ऑफ सैप। जो रूट से सूट के डिफरेंट पार्ट में वाटर पहुंचता है उसको हम एसेंट ऑफ सैप कहते हैं। और ये कैसे होता है इसके लिए दुनिया भर में बहुत सा थ्योरी दिया गया है, लेकिन सबसे अच्छा जो सबको एक्सेप्टेड थ्योरी है वो है कि ट्रांसपिरेशन पुल एक्सर्टेड ऑन वाटर मॉलिक्यूल। ये ट्रांसपिरेशन जो होता है प्लांट में उसके द्वारा एक फोर्स वाटर पर लगता है, और उसी फोर्स के द्वारा वाटर जो है ऊपर की ओर खिंचा जाता है। और इसी थ्योरी को ट्रांसपिरेशन पुल एक्सर्टेड ऑन वाटर मॉलिक्यूल कहा जाता है, और बेस्ट थ्योरी एसेंट ऑफ सैप के लिए यही है। नेक्स्ट है कि ट्रांसपिरेशन कहते किसको है। हिंदी में इसको बोला जाता है वाष्पोत्सर्जन, लेकिन इंग्लिश में है कि ट्रांसपिरेशन। तो ये क्या है, तो लॉस ऑफ वाटर है, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट। एरियल पार्ट से जो वाटर का लॉस होता है
उसी चीज को, उस प्रोसेस को हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फूड कंडक्शन। प्लांट में फूड कंडक्शन कैसे होता है, किसके थ्रू होता है, इसके बारे में। तो फूड कंडक्शन को ट्रांसलोकेशन कहते हैं। प्रोसेस ऑफ कंडक्शन ऑफ फूड फ्रॉम लीफ टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। फूड, हम लोग जानते हैं कि फूड जो है वो ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट जैसे लीफ में बनता है। तो लीफ से फूड का डिफरेंट पार्ट में जाना प्लांट में, इसी प्रोसेस को ट्रांसलोकेशन कहते हैं। तो लीफ से रूट में भी जाता है, लीफ से ऊपर भी जा सकता है, साइड में भी जा सकता है प्लांट में। तो इस तरह से ट्रांसलोकेशन का प्रोसेस मल्टी डायरेक्शनल होता है। जबकि एसेंट ऑफसेट यानी वाटर कंडक्शन का काम यूनिडायरेक्शनल होता था, यानी ये रूट से वो सीधे ऊपर सूट की तरफ जाता था। लेकिन ट्रांसलोकेशन जो है वो मल्टी डायरेक्शनल इन नेचर होता है। नेक्स्ट है कि फूड कंडक्शन किसके थ्रू होता है। तो फूड कंडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू फ्लोएम इन प्लांट। प्लांट में जाइलम और फ्लोएम होता है टिश्यू। ये कंडक्टिव टिश्यू है, कंडक्शन का काम करता है। तो जाइलम जो है वाटर को कंडक्ट करता है, जबकि फ्लोएम जो है फूड को कंडक्ट करता है। अब फ्लोएम का कंपोनेंट क्या है। तो जैसे जाइलम का 4 कंपोनेंट था, उसी तरह फ्लोएम का भी 4 कंपोनेंट है। सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पेरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स। ये सीव ट्यूब बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्लांट में सीव ट्यूब ही एक ऐसा सेल है जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, क्योंकि वो फूड कंडक्शन का काम करता है। और इसके हर एक्टिविटी को कंट्रोल कौन करता है। तो कंपेनियन सेल, साथी कोशिका। तो सीव ट्यूब में न्यूक्लियस नहीं होता है और इसके काम को कंपेनियन सेल करता है, कंट्रोल करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि व्हिच सेल इन प्लांट हैज नो न्यूक्लियस। तो सीव ट्यूब, इसलिए कि ये फूड कंडक्शन के काम में पार्ट लेता है। नेक्स्ट है कि सीव ट्यूब इज द ओनली ट्यूब इन प्लांट which has no nucleus and its function is performed by companion cell। ठीक है। और इसी तरह ब्लड में भी कुछ पार्ट है, हम आगे चर्चा करेंगे अब ब्लड का कंपोनेंट्स के बारे में। अब हम लोग देखते हैं ह्यूमन ब्लड के बारे में। जो ह्यूमन बॉडी के अंदर सर्कुलेट होते रहता है, तो इसका मेन कंपोनेंट्स क्या क्या है। तो 4 मेन कंपोनेंट्स है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा, 4 कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन ब्लड। आरबीसी का पूरा नाम रेड ब्लड सेल हुआ, रेड ब्लड कॉर्पसल्स भी इसको कहते हैं। दूसरा नाम है इरिथ्रोसाइट। आरबीसी का अदर नेम इरिथ्रोसाइट। उसी तरह डब्ल्यूबीसी का फुल नेम व्हाइट ब्लड सेल और कॉर्पसल्स, इसको ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं। प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। और प्लाज्मा जो है वो लिक्विड फॉर्म में है, वो उसका कलर जो है स्ट्रा कलर्ड होता है।
भूसा के जैसा, स्ट्रा कलर। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, इस तीनों को कॉमन रूप में फॉर्म्ड एलिमेंट भी बोलते हैं, जो ह्यूमन ब्लड का 45% कंपोनेंट होता है। अब है नेक्स्ट है कि आरबीसी के बारे में थोड़ा डिटेल क्या क्या है। तो ये 5 मिलियन टू 5.5 मिलियन ऑफ आरबीसी mm क्यूब ऑफ ब्लड होता है। फॉर्म्ड इन रेड बोन मेरो, ये बनता कहाँ है? तो बोन मेरो में बनता है, हड्डी के बीच में। पुराना हड्डी जो है, पुराना बोन जो है, उसके बीच में बोन मेरो होता है और उसमें स्टेम सेल पाया जाता है, स्टेम सेल। उसी के थ्रू आरबीसी का बनना होता है, बनता है। इसमें क्या है कि चूंकि आरबीसी कैरियर ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 है, तो इसमें न्यूक्लियस का अभाव होता है, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। हम लोग देखते हैं कि मालगाड़ी में, ट्रक में बैठने का जगह नहीं होता, इसलिए कि वो सामान को ढोता है। उसमें तो कोई जरूरी नहीं है, ट्रक में बैठने का सीट जरूरत नहीं है, इसलिए कि वो कैरी करता है सामान को, यानी फूड मटेरियल या और कोई चीज को कैरी करता है। तो बैठने का जगह का जरूरत नहीं है, कुर्सी का जरूरत नहीं है। इसलिए चूंकि आरबीसी भी कैरी करता है ऑक्सीजन और CO2 को, इसलिए इसमें न्यूक्लियस जो है वो एब्सेंट होता है। शेप कैसा होता है? तो बाइकनकेव इन शेप होता है। और इसमें ब्लड में जो है, आरबीसी में कंटेंट्स रेड पिगमेंट हेमोग्लोबिन। ये चूंकि रेड कलर का है, तो ये रेड कलर क्यों है? तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन के कारण ही आरबीसी का कलर रेड होता है। हेम का मतलब है आयरन और ग्लोबिन का मतलब है प्रोटीन, ये एक तरह का प्रोटीन है। नेक्स्ट पॉइंट है 12 टू 16 ग्राम्स ऑफ हेमोग्लोबिन इन 100 ml ऑफ ब्लड। 100 ml ब्लड में हेमोग्लोबिन कितना होता है? तो 12 टू 16 ग्राम्स होता है। आरबीसी का लाइफ स्पान जो है वो 120 दिन होता है, 120 डेज, यानी ये 120 दिन तक ही जिंदा रहता है। और उसके बाद जब इसको मरना होता है, तो ये कहाँ पहुंच जाता है? स्प्लीन में पहुंच जाता है। और इसलिए स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहते हैं, यानी आरबीसी का ये स्प्लीन जो है कब्रगाह का काम करता है, कब्रगाह है, तो ग्रेवयार्ड कहलाता है। नेक्स्ट डब्ल्यूबीसी है, व्हाइट ब्लड सेल और कॉर्पसल्स। ये संख्या में 6000 से 8000 पर mm होता है ब्लड का। ये डब्ल्यूबीसी जो है वो दो तरह का होता है, दो कंपोनेंट होता है। एक है ग्रेनुलोसाइट और दूसरा है एग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट भी तीन तरह का होता है, न्यूट्रोफिल्स, स्नोफिल्स एंड बेसोफिल्स। और एग्रेनुलोसाइट जो है वो दो तरह का है, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। तो ये तीन और ये दो है। बेसोफिल जो है सिक्रीट क्या करता है? तो वो हिस्टामिन सिक्रीट करता है, सेरोटोनिन सिक्रीट करता है और हिपेरिन सिक्रीट करता है। प्लाज्मा क्या है? तो लिक्विड पार्ट है, जिसमें 90 से लेके 92% तक प्लाज्मा जो है वो वाटर होता है और 6 to 8% प्रोटीन होता है। प्रोटीन में कौन कौन प्रोटीन है? तो फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन्स और अल्बुमिन्स, ये सब
तरह का प्रोटीन होता है जो प्लाज्मा में रहता है। अब नेक्स्ट है, हम लोग को फंक्शन ऑफ ह्यूमन ब्लड देखना है। हाँ, अब फंक्शंस ऑफ ब्लड है। कंपोनेंट के बारे में डिटेल उतना क्लास 10 में नहीं पूछा जाता है, लेकिन ये जो है क्वेश्चन फंक्शंस ऑफ ब्लड, ये बहुत ही क्लास 10 के लिए इम्पोर्टेंट है। इसका 4-5 फंक्शन हमेशा दिमाग में रखना है। पहला फंक्शन है आरबीसी का, एक्ट्स एज ए कैरियर ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2। ये आरबीसी जो है ऑक्सीजन और CO2 को कैरी करता है, इसलिए ये कैरियर का काम करता है। एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेता है, CO2 को फिर बाहर रिलीज करता है। ये सारा काम आरबीसी का ही है और इसको रिक्शा ऑफ ब्लड भी बोलते हैं, रिक्शा ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है WBC। ये सोल्जर का काम करता है और फाइट अगेंस्ट फॉरेन पार्टिकल्स। हम लोग जो गुपचुप या और कोई चीज खा पी लेते हैं, उसमें कुछ बैक्टीरिया सब भी आ सकता है, तो उसको मारने का काम जो है वो WBC ही करता है, व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स या सेल ही करता है। नेक्स्ट है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या काम करता है, तो ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। क्लॉटिंग यानी कहीं कट छट गया तो ब्लड जो है वो धीरे धीरे एयर के कांटेक्ट में आकर वहां पर जम जाता है, इसी चीज को ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं। और ये काम जो है प्लेटलेट्स करता है, नेट लाइक स्ट्रक्चर बना के थ्रेड्स का, फाइबर्स का। और इसके लिए कौन सा विटामिन रिस्पॉन्सिबल है, तो ब्लड क्लॉटिंग में मेन के विटामिन के जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, के। और इसमें कैल्शियम आयन भी एक मुख्य भूमिका निभाता है, यानी क्लॉटिंग में कैल्शियम आयन बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंट रोल है। प्लाज्मा क्या काम करता है, तो जैसे नदी में पानी जब बहता है तो वो बहुत सारा कचरा, बढ़िया चीज, अच्छा चीज सबको ढो देता है। तो उसी तरह प्लाज्मा भी जो है ब्लड में एक लिक्विड है जो न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स और भी बहुत तरह के चीज को ये एक जगह से दूसरे जगह कैरी करने का काम करता है। उसके बाद लास्ट में है कि हम लोग आइसक्रीम फैक्ट्री सब में देखते हैं कि बहुत सारा पाइप लगा रहता है, उसमें ठंडा पानी फ्लो होते रहता है। उससे क्या बेनिफिट होता है कि रूम जो है, रूम थोड़ा नॉर्मल रहता है, यानी गर्म नहीं हो पाता है, ठंडा रहता है। उसी तरह हमारे बॉडी में जो ब्लड फ्लो होता है, तो वो काम क्या करता है कि वो मेंटेन करता है बॉडी टेम्परेचर को, जो अप्रॉक्स 37 डिग्री सी होता है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। तो ये ब्लड का फंक्शन था, पांचों पॉइंट। और इसके बाद लास्ट में एक पॉइंट है कि प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर, यानी कि लिक्विड जो है, ब्लड जो है उसका प्लाज्मा, जिसमें कि क्लॉटिंग फैक्टर ना हो, यानी जमने वाली बात ना हो, उसी चीज को हम सेरम कहते हैं, SERUM, सेरम कहते हैं। तो ये ब्लड के बारे में डिटेल था जो क्लास 10 के लिए जरूरी है जानना। अब हम लोग अगले वीडियो में ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में जानेंगे। ओके, बाय। तो अब हम ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम शुरू करने जा रहे हैं। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में मेन ऑर्गेन्स क्या क्या होता है, फर्स्ट बात ये है। तो मेन ऑर्गेन्स हार्ट, आर्टरी, वेन
एंड कैपिलरीज होता है। इसमें ब्लड भी जो है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट माना जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट, ह्यूमन हार्ट, यानी ह्यूमन के हार्ट के बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल देखेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है कि इसका शेप कैसा होता है, ह्यूमन हार्ट का शेप कैसा होता है। तो क्लेंज्ड फिस्ट शेप, ये शेप में बंद मुट्ठी के समान होता है। कहाँ पाया जाता है? तो प्रेजेंट इन चेस्ट कैविटी, ये चेस्ट कैविटी में पाया जाता है। ट्रेंगुलर लगभग शेप होता है। अच्छा, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडी वाज डिस्कवर्ड बाय विलियम हार्वे। ह्यूमन बॉडी में जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है उसको सबसे पहले खोजने वाले जो थे वो विलियम हार्वे थे। ह्यूमन हार्ट, नेक्स्ट पॉइंट है कि हैज 4 चैम्बर्स। ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर होता है। कौन कौन? तो लेफ्ट ऑरिकिल, इसको लेफ्ट आर्ट्रियम भी बोलते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकिल और राइट वेंट्रिकल, ये 4 चैम्बर जो है होता है ह्यूमन हार्ट में। नेक्स्ट पॉइंट है कि हार्ट इज सराउंडेड बाय 2 थिन लेयर्स स्ट्रक्चर नोन एज पेरिकार्डियम। हार्ट, ह्यूमन का हार्ट जो है 2 थिन लेयर से घिरा हुआ रहता है और उस थिन लेयर को पेरिकार्डियम कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि व्हाट इज पेरिकार्डियम। तो कवरिंग ऑफ हार्ट इज कॉल्ड पेरिकार्डियम। इट कंटेन्स पेरिकार्डियल फ्लूइड, इसमें पेरिकार्डियल फ्लूइड पाया जाता है जो शॉक एब्जॉर्बर के रूप में काम करता है। कहने का मतलब किसी तरह का हल्का फल्का अगर चोट लग जाता है तो ये फ्लूइड जो है उसको, हार्ट को प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट पॉइंट है हार्ट इज मेड फ्रॉम कार्डियक मसल। हार्ट जो है वो कार्डियक मसल का बना होता है और ये हार्ट रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स। लंग्स के एल्वियोली से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है थ्रू पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन के द्वारा। इनटू कहाँ रिसीव करता है? तो इनटू लेफ्ट ऑरिकल। देन द ब्लड रीचेज टू लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट ऑरिकल में आने के बाद ये लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। कैसे? तो थ्रू बाइकस्पिड वाल्व, वहाँ पर एक वाल्व पाया जाता है। कहाँ? तो लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बाइकस्पिड वाल्व पाया जाता है जिसको मिट्रल वाल्व भी कहते हैं। मिट्रल, MITRAL, मिट्रल वाल्व के द्वारा लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचता है। फिर क्या होता है? तो हार्ट, फ्रॉम हार्ट ब्लड रीचेज टू बॉडी सेल। हार्ट से निकलकर ब्लड बॉडी सेल में पहुंचता है। कैसे? तो मेन आर्टरी और एओर्टा के थ्रू पहुंचता है। कलेक्शन ऑफ ब्लड फ्रॉम बॉडी सेल्स टू राइट ऑरिकल। जब सेल में CO2 बन जाता है रिस्पायरेशन के दौरान, ATP प्रोडक्शन के दौरान,
तो उस सेल से CO2 युक्त ब्लड कलेक्ट होता है और वो जो है राइट ऑरिकल में पहुंचता है। कैसे? तो मेन वेन और वेना कावा के थ्रू। फिर क्या होता है कि फ्रॉम राइट ऑरिकल ब्लड रीचेज टू राइट वेंट्रिकल थ्रू बाइकस्पिड वाल्व। बाइकस्पिड वाल्व के द्वारा राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में ब्लड पहुंचता है बाइकस्पिड वाल्व के थ्रू एंड देन रीचेज टू लंग्स थ्रू पल्मोनरी आर्टरी। और उसके बाद ये पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा लंग्स के एल्वियोली में पहुंचता है जहां से कि CO2 रिलीज हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि पल्मोनरी वेन इज द ओनली वेन which carries oxygenated blood or pure blood। लंग से हार्ट में जिस वेसल के द्वारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है उसको पल्मोनरी वेन कहते हैं। वेन में जनरली इम्प्योर ब्लड पास होता है, लेकिन पल्मोनरी वेन ही एक ऐसा वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। पल्मोनरी आर्टरी जो हार्ट से लंग में ब्लड ले जाता है और आर्टरी में जनरली प्योर ब्लड फ्लो होता है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसा आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है और इम्प्योर ब्लड को कैरी करता है। SAN फुल नेम साइनो आर्ट्रियल नोड। ये हार्ट का पेस मेकर होता है, पेस मेकर ऑफ द हार्ट। SAN ये याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में ये पूछा जाता है। अब नेक्स्ट है कि सिस्टोलिक प्रेशर क्या है। तो प्रेशर बाय विच हार्ट पंप्स द ब्लड आउटसाइड। हार्ट में जब ब्लड जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो उसको ये हार्ट पंप करता है बाहर ब्लड को। तो जिस प्रेशर से पंप करता है उसको सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं और ये 120 mmHg होता है प्रेशर। उसी तरह डायस्टोलिक प्रेशर है। तो प्रेशर बाय विच हार्ट रिसीव्स द ब्लड फ्रॉम बॉडी ऑर्गन। सेल में CO2 बनता है और बनने के बाद वो इम्प्योर ब्लड जो है CO2 युक्त ब्लड जो है पुनः हार्ट में आता है। तो ये थोड़ा कम प्रेशर से रिसीव होता है और ये प्रेशर जो है 80 mmHg है। तो इस तरह से डायस्टोलिक और सिस्टोलिक प्रेशर होता है। याद रखने के लिए याद रखना है कि S से सिस्टोलिक है और S से सेंडिंग प्रेशर यानी ब्लड पंप करता है इस प्रेशर से, सिस्टोलिक प्रेशर से। S से सेंडिंग और S से ही सिस्टोलिक प्रेशर है। तो इस तरह याद रखने में सहूलियत होता है, नहीं तो भूल जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर जो नॉर्मल एडल्ट पर्सन का होता है वो एक रेशियो होता है। क्या है रेशियो? तो सिस्टोलिक प्रेशर बाय डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर 120 होता है mmHg और डायस्टोलिक प्रेशर 80 mmHg। तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर एडल्ट पर्सन में 120/80 होता है। नेक्स्ट पॉइंट, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन का मतलब ये खुला सर्कुलेटरी सिस्टम। कहने का मतलब ब्लड पंप बाय हार्ट थ्रू लार्ज वेसल्स डायरेक्टली इनटू ओपन
स्पेस, यानी हार्ट के द्वारा जब ब्लड पंप किया जाता है तो वो एक लार्ज वेसल के द्वारा खुले जगह में ये पंप किया जाता है। तो ऐसे सर्कुलेटरी सिस्टम को ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। एग्जाम्पल है आर्थ्रोपोड्स। फिर क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी ब्लड पंप्ड बाय हार्ट इज ऑलवेज सर्कुलेटेड थ्रू क्लोज नेटवर्क ऑफ वेसल्स। तो इस तरह के सर्कुलेटरी सिस्टम में वो हमेशा ब्लड जो है पाइप के द्वारा, वेसल्स के द्वारा ही हर जगह मूव करता है, जैसे हम लोग में पाया जाता है, ह्यूमन। अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट बात करना है जो क्लास 10 में बराबर पूछा जाता है कि फिश में कितना चैम्बर का हार्ट होता है, तो 2 चैम्बर्ड हार्ट। एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, लेकिन इसका एक्सेप्शन क्रोकोडाइल है। क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि क्रोकोडाइल, बर्ड्स और मैमल्स, इसमें जो है 4 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हाइपरटेंशन। हाई ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड हाइपरटेंशन। जब बीपी बढ़ जाता है तो उसको हाइपरटेंशन कहते हैं। हार्ट बीट, 1 कंट्रैक्शन एंड 1 रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट। एक बार जब कंट्रैक्ट करता है और रिलैक्स करता है हार्ट, तो इसी चीज को हार्ट बीट कहते हैं, एक हार्ट बीट कहते हैं। और ये 72 यानी 70 से लेके 72 पर मिनट होता है नॉर्मल एडल्ट पर्सन। यानी एक बार हार्ट बीट होने में लगभग 0.8 सेकेंड लगता है, 0.8 सेकेंड एक हार्ट बीट में। और एक बार जब हार्ट बीट होता है तो लगभग 70 ml ब्लड को वो पंप करके बाहर करता है, यानी पर मिनट लगभग 5 लीटर ब्लड को पंप करता है हार्ट। नेक्स्ट एक इंस्ट्रूमेंट है स्फिग्मोमैनोमीटर। ये क्या है, तो ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको स्फिग्मोमैनोमीटर कहते हैं। इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू मेजर ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बराबर एग्जाम में पूछता है कि आर्टरी और वेन में क्या डिफरेंस है। तो हम लोग गांव देहात में देखते हैं कि जहाँ पंपिंग सेट खेत पटाने के लिए चलता है तो मुंह पर उसका पंपिंग सेट जहाँ पानी फेंकता है उस जगह पर बहुत प्रेशर होता है और उस जगह पर बढ़िया और मोटा पाइप दिया जाता है। तो उसी तरह यहाँ भी है आर्टरी और वेन में। आर्टरी कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसमें प्रेशर अधिक रहता है, इसलिए इसका वाल जो है वो थिक वाल्ड होता है, मोटा पाइप होता है, थिक वाल्ड। और इसमें वाल्व जो है एब्सेंट रहता है। जबकि वेन में उल्टा है, वेन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी होता है और इसका पाइप जो है थिन वाल्ड होता है, इसमें वाल्व जो है प्रेजेंट होता है। तो इस तरह से आर्टरी और वेन में डिफरेंस हुआ। नेक्स्ट एक डिजीज है हीमोफीलिया। ये डिजीज में होता क्या है, तो ब्लड जो है कटने छटने के बाद जमता नहीं है, ब्लड डज नॉट क्लॉट। हीमोफीलिया में कहाँ पाया जाता है, तो ये रिपोर्टेड है क्वीन एलिजाबेथ के फैमिली में जो लंदन की है। और इसमें ओनली फीमेल जो है सफरर होता है, यानी सिर्फ फीमेल को ये डिजीज होता है।
अब है ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप हम लोग जानते हैं कि ये ए बी और ओ 4 तरह का होता है। इसको खोजने वाले का नाम था लैंडस्टीनर। लैंडस्टीनर जो है ब्लड ग्रुप को खोजने वाले थे। और इसमें एंटीजन ए में क्या पाया जाता है? ब्लड ग्रुप ए में एंटीजन ए, एंटीबॉडी बी। इसी तरह बी में एंटीजन बी, एंटीबॉडी ए। ए बी में एंटीजन ए बी और एंटीबॉडी नील रहता है। ओ में एंटीजन नील रहता है, जबकि एंटीबॉडी एंटी ए बी पाया जाता है। ओ ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। कहने का मतलब ओ वाला जो ब्लड ग्रुप है वो किसी को भी दिया जा सकता है। और ए बी जो है वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है, यानी किसी का भी ब्लड ए बी वाले में आ सकता है। ब्लड वेसल से ब्लड का फ्लो होता है, वो 3 लेयर का बना होता है। टूनिका इंटीमा, टूनिका मीडिया और टूनिका एक्सटर्ना। यानी सबसे बाहर में हो गया टूनिका एक्सटर्ना, फिर टूनिका मीडिया और टूनिका इंटीमा। ये 3 लेयर से मिलके ब्लड वेसल बना होता है। नेक्स्ट है लिम्फेटिक सिस्टम। तो ए सिस्टम मेड फ्रॉम लिम्फ एंड लिम्फ वेसल्स। लिम्फ और लिम्फ वेसल्स से मिलकर जो सिस्टम बना है हम लोग के बॉडी में, उसी को लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। इसका मेन ऑर्गन्स का क्या है? तो लिम्फ कैपिलरीज, लिम्फ वेसल्स एंड लिम्फ नोड्स। ये 4 जो है मेन ऑर्गन्स। लिम्फ्स आर फॉर्म्ड बाय डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड्स एंड अदर मटेरियल्स फ्रॉम सेल टू इंटरसेलुलर स्पेसेस। होता क्या है, जैसे हम लोग के गांव देहात में देखते हैं कि एक खेत में पानी पटाते हैं और वो पानी जो है ऑटोमेटिक किसी न किसी तरह से दूसरे जगह चला जाता है, दूसरे के खेत में चला जाता है। उसी तरह सेल है, तो सेल में जब लिक्विड पहुंचता है तो ये किसी न किसी तरह से बह के इंटरसेलुलर स्पेस में पहुंच जाता है और यहीं पर इसी को हम लिम्फ कहते हैं। और इसी तरह से लिम्फ का फॉर्मेशन होता है। यानी सेल में ब्लड गया और भी लिक्विड मटेरियल है, फूड मटेरियल है, तो ये किसी न किसी तरह फ्लो होके इंटरसेलुलर स्पेस यानी 2 सेल के बीच के जगह में पहुंच जाता है और इस तरह से लिम्फ का फॉर्मेशन होता है डिफ्यूजन के प्रोसेस के द्वारा। लिम्फ जो है क्या है, तो लाइट येलो लिक्विड है और ये सिमिलर है इन कंपोजिशन में ब्लड का, एक्सेप्ट आरबीसी। यानी सिर्फ इसमें आरबीसी नहीं पाया जाता है, बाकी सब ब्लड जैसा ही इसका कंपोजिशन है। एक स्पेशलाइज्ड डब्ल्यूबीसी होता है लिम्फ में, जिसको लिम्फोसाइट कहते हैं। और ये जो है फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन एंड डिजीज। ये किसी भी तरह का इन्फेक्शन में या डिजीज को ख़त्म करने में बॉडी को हेल्प पहुंचाता है। एक ह्यूमन हार्ट और लंग का साफ सुथरा फिगर इस तरह से बनाना है जिसमें कि डिफरेंट ऑर्गन्स के बारे में क्लियर रहना चाहिए। जैसे ये लंग है, लंग में एल्वियोली यहाँ पर है, एल्वियोली से ब्लड जो है वो मेन पल्मोनरी वेन के द्वारा यहाँ पर रिसीव होता है, ये पल्मोनरी वेन है। फिर लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है,
फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से मेन आर्टरी के द्वारा ये बॉडी सेल में जाता है और बॉडी सेल से फिर कलेक्शन होता है मेन वेन के द्वारा। मेन वेन से कलेक्ट होके राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में आता है ब्लड, फिर राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा लंग में पहुंचता है। तो ये फ्लो चार्ट है ब्लड का, और इसके साथ ही साथ ऑक्सीजन और CO2 का भी। ठीक है, अब ये पार्ट जो है ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे और जो भी क्वेश्चन वगैरह होगा इसका इम्पोर्टेंट और भी तरह का, वो लाइव क्लास में हर संडे को 7 बजे चर्चा करेंगे। ओके, बाय।